हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऑनलाइन होम लर्निंग कोर्स हिंदी कक्षा 11 पाठ 12 दुख। लेखक हैं यशपाल, जिनका जन्म सन 1903, मृत्यु सन 1976। यशपाल का जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी कांगड़ा जिले में हुआ था। पिता हीरालाल तथा माता प्रेमा देवी सामान्य परिवार के थे। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ी गुरुकुल में हुई। उच्च शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में। वे सरदार भगत सिंह तथा सुखदेव के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारी दल के सदस्य बने तथा कारावास भोगा। वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। यशपाल एक सफल उपन्यासकार तथा कहानीकार है। देशद्रोही, दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त ज्ञानदान, अभिशप्त, भस्मावृत, चिंगारी, पिंजरे की उड़ान, उत्तम की माँ, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान आदि कहानी संग्रह। न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, सिंहावलोकन आदि निबंध उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। यशपाल जी को देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत कहानी आपको ठोस यथार्थवादी रचना है। इनमें एक और अभावग्रस्त लोगों की दारुण गरीबी का यथार्थ चित्रण है। आर्थिक विपन्नता के कारण बेहाल बेबस परिवार की हृदय विदारक कंगाली का वर्णन है। दूसरी तरफ उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की औरत सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट न होकर अपने आप को दुखी समझती है। दोनों ओर की दुख भरी परिस्थिति का तुलनाकार कहानी का नायक है। अब पाठ को हम देखते हैं। जिसे मनुष्य सर्वापेक्षा अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो तब मन वितृष्णा से भर जाता है, एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है। इसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं है। दिलीप ने हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। वो उसका कितना आदर करता था, कितनी आंतरिकता से वो उसके प्रति सुनरुक्त था। बहुत से लोग उसे अति कहेंगे। इस पर भी जब हेमा को संतुष्ट न कर सका और हेमा केवल दिलीप की उसकी शैली के साथ सिनेमा देख आने के कारण दिन भर रूठी रहकर दूसरे दिन माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। वर्षा की ऋतु बीत जाने पर भी दिन भर पानी बरसता रहा। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजे पर पर्दा डाले बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि में स्वयं यातना बन जाता है। 1 मिनट गुजरना मुश्किल हो जाता है। समय को बीतता न देख दिलीप खींचकर सो जाने का यत्न करने लगा। उसी समय जीने पर से छोटे भाई के दम दम कर उतरते चले आने का शब्द सुनाई दिया। अलसाई आंखों को आधा खोलकर उसने दरवाजे की ओर देखा। छोटे भाई ने पर्दे हटाकर पूछा, भाई जी, आपको कहीं जाना ना हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं? इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से इजाज़त दे दी। आंखें बंद कर ली। दीवार पर टंगे क्लॉक ने कमरे को गूंजते 6 बज जाने की सूचना दी। दिलीप को अनुभव हुआ कि क्यों देह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा। उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ, कोई भी बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा। वो उठा, भाई की साइकिल ले गली के कीचड़ से बचता हुआ, उससे अधिक के अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वो मोरी दरवाजे से बाहर निकल शहर की पुरानी फसील के बाग से होता हुआ
मिनटों पाक जा पहुंचा। उस लंबे चौड़े मैदान में पानी से भरी घास पर पछुआ के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उसे उस समय कौन आता। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वो बैठ गया। सिर से टोपी उतार बेंच पर रखती, सिर में ठंड लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। ख्याल आया, यदि ठंड लग जाने से वो बीमार हो जाए तो उसकी हालत खराब हो जाए, तो वो चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा, किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए न बुलाएगा। एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले अपने सिर पर सांत्वन का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। उस दिन जो लोग रोने बैठे उनमें हेमा भी होगी। उसी दिन उसे खोकर हेमा को अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यही बदला होगा। दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने के विचार कर उसे संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वो बैठ गया। समीप 3 फलांग तक मुख्य रेलवे लाइन से कितनी ही गाड़ियां गुजर चुकी थी। उधर दिलीप का ध्यान न गया था। अब जब फ्रंटियर मेल तूफान तीव्र वेग से कोलाहल करती हुई गुजरी तो दिलीप ने उसे देखा। लगातार फर्स्ट और सेकंड के डिब्बों से निकलने वाले तीव्र प्रकाश में वो समझ गया कि फ्रंटियर मेल जा रही है। 9:30 बज गए हैं। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक संभावना देखकर उसका मन हल्का हो गया। वो लौटने के लिए उठा। शरीर में कुछ सहथली बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वो पैदल पैदल बागोबाग बासाई मसीह से टकसाली दरवाजे और टकसाली से भाटी दरवाजे पहुंचा। मार्ग में शायद कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। सड़क के एक किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। मनुष्य के अभाव की कुछ भी परवाह न कर लाखों पतंगे गोले बांध कर उन लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे और जगत के लिए ये अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा एक नक्षत्र की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था, कोई दाएं को कोई बाएं को, कोई आगे कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं। वृक्ष के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। एक लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर उसे एक छोटी सी परछाई उसके आगे फैलती चलती। यूं यूं वो लैंप से आगे बढ़ता, परछाई पलटकर पीछे हो जाती। बीचों बीच में वृक्षों की टहनी की परछाइयाँ उसके ऊपर से होकर निकल जाती। सड़क पर पड़ा प्रत्येक भीगा पत्ता लैंपों की किरणों का उत्तर दे रहा था। दिलीप सोच रहा था कि मनुष्य के बिना संसार भी कितना व्यस्त और रोचक है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे नींबू के वृक्षों की छाया में कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कि कोई छोटा सा लड़का सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर लाया खाया था। अब वो इन बातों को भूल चुका था, पर इस सर्दी में सुनसान सड़क पर यहाँ कोई आने वाला नहीं। ये खोमचा बेचने वाला कैसे बैठा है। खोमचे वाले से सुदृढ़ शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले उस सौदागर के पास मिट्टी के तेल की डिबरी तक नहीं। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवा में सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुंह पर खोमचा बेचने की चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कायरता। उसकी थाली भी खोमचे का थाला नौकर घरेलू व्यवहार की मामूली सी हल्की मुरादाबादी थाली थी। तराजू भी न थी। थाली में कागज़ के 8 टुकड़ों पर पकौड़े के बराबर ढेरियाँ लगाकर रख दी गई थी। दिलीप ने सोचा, इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर हैं।